नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में चुनावी महासंग्राम दिन प्रतिदिन रोचक होता जा रहा है। पहले दोनों ही दलों को, कांग्रेस भाजपा को टिकट बांटने में बड़ी दिक्कतें हुई। जब टिकट बांटे तो विरोध हुआ, असंतोष पनपा, कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी, कुछ ने निर्दलीय पर्चे भरे, कुछ ने दूसरे दलों का दामन थाम लिया। अब भी पार्टियों के सामने यानी भाजपा कांग्रेस के सामने बड़ी चिंता यह है कि इन रूठे, इन बागी नेताओं को कैसे मनाया जाए। इसके लिए पूरी ताकत दोनों दलों ने झोंक दी है। अपने तमाम दिग्गज नेताओं को इस काम पे लगा दिया है कि 2 नवंबर को जैसे भी हो इन बागी नेताओं को मनाकर इनके नामांकन वापस करवाए जाएं, ताकि पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनकी मुसीबतें कम हों। लेकिन अभी तक कामयाबी उतनी ज्यादा हासिल नहीं हुई है। कुछ नेता बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो मान जाएंगे, लेकिन यहीं से दोनों दलों के लिए जो ये स्ट्रेटजी बना करके बैठे थे कि हमारे अधिकृत प्रत्याशी के सामने कोई ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, अब उनके अपने ही इन सीटों पर अधिकृत प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और 1, 2, 10, 20 नहीं, करीब करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर दमदार नेताओं ने चुनावी ताल ठोकी है, जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला, लेकिन वो चुनावी मैदान में मौजूद हैं। अब आखिरी वक्त तक जिन नेताओं ने नामांकन वापस नहीं लिए और जो चुनावी मैदान में डटे रहेंगे, वो किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सपा बसपा जिनके टिकट पर ये जो बागी नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर कई नेता तो ऐसे हैं जो कई दिन पहले से निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। क्या वो मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये बड़ा मुद्दा अब बन चुका है। और देखना यही है कि ऐन वक्त तक दोनों ही दल ऐसे कितने नेता हैं जिनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर तीसरी तरफ हम बात करें तो दोनों दलों की ओर से जबरदस्त लुभावने ऑफर भी इन नेताओं को दिए जा रहे हैं कि आप अभी नामांकन वापस ले लीजिए, पार्टी आपका हर तरह से ख्याल रखेगी अगर सरकार बन गई तो। लेकिन 50 सीटों पर समीकरण गड़बड़ा रहे हैं, गणित बिगड़ रहा है और जो अधिकृत प्रत्याशी हैं वो विपक्ष से ज्यादा अपनों से परेशान हो रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बहुत खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ में भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी जुड़ गए हैं। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ में, जिनकी इन सभी सीटों पर पैनी नजर है और वो देख रहे हैं कि कहां किस सीट पर कौन नेता समीकरण बिगाड़ सकता है। सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं, जहां पर विरोध के कई स्वर उठे थे, या मालवा निमाड़ में कई नेता ऐसे हैं जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। राजेश जी, क्या लगता है कितने नेता मान जाएंगे, या फिर ये नेता कितने परेशानी बढ़ाएंगे, कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे भाजपा कांग्रेस के लिए? हाँ राजेश जी, आप सुन रहे हैं? अच्छा, जी 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 जी। अच्छा, हाँ दीपेश जी, देखिए ऐसा है कि कल का इंतजार जो है बहुत सारे दलों, मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही है। और पर कई जगह ऐसी भी स्थिति है कि उनको मालूम चल गया है कि अब चाहे कल, क्योंकि कल रात को ही बहुत सारे नेताओं ने वीडियो डाल दिए, अपने वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कमलनाथ जी फोन करे, चाहे वीडी शर्मा जी फोन करे, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसके बाद अगर वो पीछे हट जाते हैं तो फिर वो जनता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जो एक बड़ी रैली, बड़ी भीड़ उनके साथ गई थी, तो वो जिंदगी में कभी पॉलिटिक्स के लायक तो नहीं रहेंगे। तो ऐसे में वो हार जाएं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, नुकसान नहीं है, लेकिन पीछे हटना ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं। और ऐसी स्थिति में जहां तक जो देखने में आ रहा है, भाजपा के पास तो शायद हमारे ख्याल से 10-15 ही लोग होंगे, पर कांग्रेस में इस बार ज्यादा हैं। और इसका कारण हमको समझना पड़ेगा कि क्यों है ऐसा। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस को ये लगने लगा है कि इस बार सरकार बनना तय है। तो अब सरकार बनना तय है, ऐसे में जो लोग 15 साल से, 17 साल से, 18 साल से जो लोग घर बैठे हुए, जिनके पास कोई पावर नहीं है, तो उनको ये लग रहा है कि इससे अच्छा मौका वापस आ नहीं सकता। तो इसलिए वो सारे लोग बिल्कुल कमर कस के लग गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए टिकट लेना है, और टिकट नहीं भी मिला तो
क्योंकि क्या होता है कि उन लोगों, अच्छा फिर इसमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें एक नाम अंतर सिंह दरबार का है, आप लोगों ने भी सुना होगा। इस समय प्रदेश में अगर सबसे फेमस कोई नाम है बागी के तौर पे तो वो अंतर सिंह दरबार का है जी। जिसकी रैली में जो है, जब जो रैली निकाली उन्होंने अपना नामांकन भरने के लिए, तो उसमें 5000 लोग थे। तो 5000 लोग, इतनी सारी मोटरसाइकिलें, इतने सारे आदमी, और वो बिना किसी खर्चे के जाना, अपने पैसे से लोग गए। तो वो जो मोटिवेशन था वो उसने अंतर सिंह दरबार जो है वहां पर सिर्फ कांग्रेस का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी का भी कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, जैसे एक इस सीट की बात करें अपन, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को उषा ठाकुर से, बीजेपी के लोग उषा ठाकुर से एलर्जी थी, तो अब किसको वोट देंगे, तो उससे अच्छा अंतर सिंह दरबार को दे दे, कम से कम अपना लोकल आदमी है। अभी आप देखिए, कल आपने एक देखा होगा, समाजवादी पार्टी के जो क्षेत्र नंबर 1 के जो प्रत्याशी थे, उनकी गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई उनके वकील साहब से या उनसे, तो वो उनका नामांकन कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। तो उन्होंने इतना हंगामा इसलिए किया क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस बीजेपी की टक्कर में कम से कम एक स्टैंडिंग तो बनी जाएगी। जो इंदौर में एक, अगर क्षेत्र नंबर 1 जिसमें संजय शुक्ला जी भी हैं और अपने कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, ऐसी स्थिति में अगर समझ लीजिए कि वो 5-7 हजार वोट भी ले जाते हैं, तो कल को इंदौर में जाके समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा हो जाएगा कल्याण जैन के बाद से। ठीक बात है। तो ये अपने अपने हर आदमी के समीकरण हैं, पर कल जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो बागी हुए हैं और जो बैठने वाले हैं। और इसी कारण से जरूरी जो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है, जो अपनी पार्टी से बागी हुए खड़ा हुआ है, वो दूसरे की पार्टी का वोट भी ले सकता है। ऐसे कई उदाहरण दिखने में आ रहे हैं। बिल्कुल, ग्वालियर चंबल में बसपा के टिकट पर तो धनाधन बीजेपी और कांग्रेस के नेता खड़े हुए हैं। बस और वो समस्या है सबसे बड़ी। चलिए हम चेतन जी से पूछते हैं। चेतन जी, भाई ये एन वक्त तक आप मना लेंगे, 1, 2, 10, 20 नहीं 50 सीटें ऐसी हो सकती है, उनमें 25 पर भाजपा के समीकरण गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन जैसे राजेश जी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि कांग्रेस का बागी खड़ा हुआ तो वो सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, हो सकता है भाजपा को भी नुकसान पहुंचा दे। तो ये जो स्ट्रेटेजी में आपके तमाम दिग्गज नेता जुटे हुए हैं, और भाजपा में बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे रंजना बघेल हो, चाहे हर्ष चौहान हो बुरहानपुर से, और भी कई ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय ताल ठोक रहे। सुसनेर में संतोष जोशी है, वो एक बड़ा नाम है, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और वो कब से उतरे हुए हैं प्रचार में। तो ये क्या मानेंगे, या इनकी कोई टेंशन नहीं है, या सब भगवान भरोसे छोड़ दिया आप लोगों ने? नहीं दीपक जी, हर चुनाव में होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगरीय निकाय का हो, पंचायत का, हर चुनाव में कुछ लोग टिकट नहीं मिलता है तो नाराज हो जाते हैं, कुछ लोगों की व्यक्तिगत नाराजगी होती, और कुछ लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अधिकार का हनन हुआ है, तो अपने अधिकारों की रक्षा की खातिर लड़ाई लड़ते हैं। तो लोकतंत्र में ये सब चीजें होती रहेंगी। जिस दिन से इस देश में लोकतंत्र चला है तब से लेकर के आज दिनांक तक ये सब चल रहा है, और अनंत काल की अनंत कथा ये चलती रहेगी। रही बात भारतीय जनता कांग्रेस में होता समझ में आता है चेतन जी, लेकिन भाजपा जो दम भरती है, हाँ हमारा कैडर है, हमारा कार्यकर्ता पार्टी से अलग नहीं होगा, जो मंत्री रह गए जिनको इतना सब कुछ मिला वो भी एन वक्त पर, तो फिर ये कैसे संस्कार हैं भाई भाजपा के? जी दीपेश जी, 2008 में उमा जी बहन ने जब पार्टी बनाई थी जनशक्ति पार्टी, तो 90% भाजपा के लोग ही उनके सिंबल पर चुनाव लड़े थे। तो ये भ्रम पार्टी को नहीं है। पार्टी ये जरूर कवायद करती है कि हमारा अपना कार्यकर्ता जो वर्षों में तैयार होता है, कम से कम उसकी निष्ठा, उसका जीवन, उसका जो पार्टी में समर्पण है, वो सब बना रहे। अंततोगत्वा जब ये सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं, पार्टी सारे प्रयास करती है मनाने के, जब विफल हो जाते हैं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज हो जाता है। और अभी आप देखिए ना, जिन लोगों ने पार्षद का चुनाव लड़ा था, मैं भोपाल शहर का उदाहरण देता हूँ, पप्पू विलास जी कल भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिया। तो ये कहीं भी चले जाएं, लेकिन विचारों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विचार के ही इर्द गिर्द आपको घूमते हुए मिलेंगे। आपने बहुत बड़े बड़े नाम दिए, और इससे भी बड़े बड़े नाम पिछली बार चेतन जी मात्र 6 सीटों से रह गए थे आप लोग, 15 महीने बैठना पड़ा था। सिंधिया जी ना होते तो आज विपक्ष में बैठे होते, और कई सीटों पे 250, 500, 1000, हाँ ये इन वोटों से आपके प्रत्याशी हारे थे। ठीक है, मलैया जी को देके मात्र कुछ 250, 500 ऐसे वोटों से हारे थे। तो बात यही है कि ये निर्दलियों को मनाने में क्यों इतनी दिक्कतें आ रही कि हमें उम्मीद थी
कि बहुत सारे हद तक हो जाएगा और 2 नवंबर एक औपचारिकता रहेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 नवंबर को अगर नहीं माने तो कई सीटों पर आपके समीकरण गड़बड़ाने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जिन लोगों का वास्ता है और इन लोगों ने नामांकन किया है, हमको उम्मीद है कि 90% लोग वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में अपना नाम वापस ले लेंगे। नहीं लिया तो नहीं लेंगे तो पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। फिर क्या हो जाएगा उससे? चुनाव तो आपको नुकसान पहुंचा ही जाएंगे ना, डैमेज तो कर ही देंगे तब तक। दीपेश जी, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी उन परिस्थितियों में कैसे रणनीति बनाए, किस रणनीति पे काम करना है। अच्छा, फिर प्लान 2 लाएंगे आप? हम मैदान में फिर देखेंगे क्या होता है। तो चलिए, साथ में रहिए चेतन जी। रवि जी, भाई इससे ज्यादा क्या बोलेंगे चेतन जी कि भाई हम मनाएंगे, नहीं माने तो फिर देखेंगे, प्लान बी लाएंगे, प्लान 2 लाएंगे, लेकिन ये सफलता क्यों नहीं मिल रही है भाजपा को? खासतौर पर सरकार में है, तमाम तरह के आश्वासन, जो खबरें आ रही हैं छनके कि आश्वासन दिए जा रहे हैं, उसको आप ऑफर कह लें, प्रलोभन कह लें, कुछ भी कह लें, ये क्यों हो रहा है? देखिए दीपेश जी, अगर अभी तक जो जानकारी है वो यही है, करीब 75 से अधिक जो बागी है, बीजेपी कांग्रेस दोनों की भी बात कर रहा हूँ, वो इस समय दूसरे दलों से या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जिसने फॉर्म भरा है, ठीक है, आप उसे विड्रा करा सकते हो, लेकिन जो दूसरे की अधिकृत क्षेत्रीय दलों के अगर अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो गया है और वो बागी बनकर मतलब तीसरा या चौथा चेहरा वहां पर अगर विधानसभा सीट पर बनता है, तो निश्चित तौर पर आप देखिए दोनों ही दलों के समक्ष दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि। और ये बगावत लगभग, हालांकि कांग्रेस भले ही ये दावा कर रही है कि काफी कुछ डैमेज कंट्रोल हो गया, लेकिन स्थिति वहां पे भी इतनी आसान नहीं है। आपको मैं कई नाम गिना सकता हूं जो इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बागी हो गए, या तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। तो ऐसी स्थिति में अब उनकी वापसी अपने दल में कराना, क्योंकि अब तो इतना वक्त भी नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में मैं उनको मना पाना या उनको घर बैठा पाना कि भाई ठीक है आप बसपा के प्रत्याशी लेकिन घर बैठो, लड़ो मत, ये संभव नहीं होगा। और जो निर्दलीय हो सकता है उनके बारे में हो, लेकिन अब देखिए क्या तस्वीर बनती है। तो 3 तारीख से 2 के बाद यानी कल 3 तारीख से इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अभी चूंकि 10-12 दिन इसलिए कह रहा हूँ, बीच में 2-3 दिन तो आप देखिए फेस्टिवल के निकल जाएंगे और बहुत कम समय इस समय प्रचार के लिए मिल रहा है। इसीलिए देखिए आप अभी जो बात सामने आई कि अमित शाह जी ने कहा या भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि भैया अब मान मनोबल का दौर बहुत हो चुका है, अब आप अपने अपने काम पर लगी, क्योंकि अब वक्त ही नहीं है, आपको प्रचार करना है या असंतुष्टों को मनाना है। तो असंतुष्ट ये जो बागी है, मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में निश्चित तौर पर दोनों ही दलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप पिछले चुनाव की बात करें दीपेश जी, तो देखिए पिछले चुनाव में भी करीब 13 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को बागियों ने नुकसान पहुंचाया था। 7 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हुआ था और 5-6 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। तो आप जब 2018 में हो सकता है, तो इस बार तो बागियों की संख्या 2018 की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर इसमें जो घमासान मचा हुआ है 2023 के चुनाव में, ये वाकई इसने चुनाव को रोचक बना दिया। बल्कि आप देखेंगे कि कई सीटों पर न केवल 3 बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले तक देखने को मिल सकते हैं। तो खास करके आपके ग्वालियर, चंबल, विंध्य और जो बुंदेलखंड की जो कई सीटें हैं जहाँ पर इस तरह की स्थितियां निर्मित होने की संभावना जताई जा रही पूरी। राजेश जी, खरगापुर, भोपाल की हुजूर, भोपाल की उत्तर, आलोट से प्रेमचंद गुड्डू, बड़नगर से राजेंद्र सोलंकी, गोटेगांव से शेखर चौधरी, जिनको टिकट मिला था फिर वापस एनपी प्रजा। कहने का मतलब ये कि ये बहुत एक करीब 1 दर्जन सीटें हैं। ये हुजूर से जितेंद्र डागा भी हैं। ये किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्योंकि हमने देखा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कोई उतर जाता है तो बहुत कोई नुकसान है। रामकृष्ण कुसमरिया आए थे कांग्रेस में, अब जमानत नहीं बचा पाए थे, ठीक है, ऐसे भी हैं, जबकि इतने सीनियर लीडर हैं। और कई ऐसे नेता हैं जो साहब निर्दलीय ताल ठोकते हैं और विधायक बन गए। हमने पिछले 18 के चुनाव में देखा 4 निर्दलीय जीते थे और कांग्रेस के थे वो नेता और निर्दलीय लड़कर जीत गए। तो ये क्यों भरोसा नहीं होता उनको पार्टी को? ये अहम की लड़ाई होती है, वर्चस्व की लड़ाई होती है, भविष्य की चिंता होती है। क्योंकि कई तो बेटे बेटी के चक्कर में पार्टी छोड़े से, रुस्तम सिंह अब इतने सीनियर लीडर, उनके बेटे को नहीं मिला टिकट, वो बसपा में चले गए, बताइए। तो ये भी हो रहा है। तो जनता क्या इनसे इंप्रेस होगी, नहीं होगी? क्या स्थिति आप देख रहे हैं राजेश जी? एक तो आपने पूछा कारण क्या है, तो कारण अहम रहता है। सबसे बड़ा कारण जो वरिष्ठ नेता रहते हैं उनका अहम होता है
और वो लोग, उनको क्या लगता है, देखिए पॉलिटिक्स में कोई कैडर तो होता नहीं है कि आपकी 8 साल की नौकरी है तो आप सीनियर हो गए, आपकी 5 साल की है तो भाई पॉलिटिक्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया कल आके आज मंत्री भी बन जाते हैं और स्टार प्रचारक भी बन जाते हैं। और ऐसे ही कई नेता हैं, जैसे वो अपने सूर्या है, क्या नाम है, बेंगलोर वाले, तो हाँ बेंगलोर वाले सूर्या जी जो हैं वो तो बहुत कम उम्र के हैं, आज स्टार हैं कर्नाटक के, वो बीजेपी के लिए। अब आज एक घटनाक्रम आपने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके जो खास थे जो चले गए थे बीजेपी से सपा में, सपा का टिकट ले आए थे, हाँ, उनको टिकट के बावजूद बिठा दिया और उनको वापस ले लिया कि तुमको कुछ ना कुछ करेंगे, तो उसने टिकट सरेंडर कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, मतलब छोटी घटना नहीं है कि टिकट को छोड़ के अपने नेता की बात मानकर, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। मेन उसका कारण, ये बाकी लोगों में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका मेन कारण वही है कि अहम बहुत खतरनाक है लोगों का। अच्छा, कई लोग एक दूसरे को मौका खोजते हैं पॉलिटिक्स में, अपनी पार्टी में एक दूसरे को जो निपटाने का जो प्लान चलता रहता है, वो निपटाने का प्लान जो है वो हमेशा उनके दिमाग में रहता है कि अरे अच्छा ये तो उसका साथी है, ये उसका साथ देगा, कल को अगर ये पावरफुल हो गया तो अपने लिए मुसीबत होगी। मतलब अपनी ही पार्टी का नेता अगर उसको टिकट मिल गया है तो उसको जीतने इसलिए नहीं देना है कि इसने जिंदगी भर अपने गुट के अगेंस्ट रहा है और ये पावरफुल हो गया तो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर देगा पार्टी में भी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, तो वो उसको जीतने नहीं देंगे। ये तो एक बात हो गई है। दूसरी बात ये है कि आज बहुत सारे लोग, देखिए समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने ये मौके ही खोज रहे थे वो कि कौन कौन बैठे बिठाए, मतलब उनकी झोली में आम टपक गए इतने सारे। वो तो जैसे मछली पकड़ने के लिए बंसी डाल के बैठते हैं ना, वैसे वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जैसे ही कहा ये चलो इस तरफ डाल दो बंसी, ये डालो इस तरफ बंसी डाल दो, ऐसा करके उन्होंने बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ में चले आए। तो ये चाबी ले आए। हाँ, तो ये इन स्थितियों में आप ये देखिए कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी में और इसमें गए हैं, दूसरी पार्टियों में गए हैं, ये भली इनको अपन ये नहीं मान रहे हैं कि निर्दलीय हैं, पर वो इतने बड़े खतरा साबित होंगे। हाँ, फिर अभी जयस को तो आपने गिना ही नहीं। जी जी बिल्कुल जयस बिल्कुल में, हाँ जयस का भली अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, लेकिन आप देखिए उनकी जब नामांकन हुआ तो जयस समर्थित और वही पीला झंडा, वही पीले साफे पहन के उन लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो कुल मिला के ये अच्छा, और ये जो इससे पहले ऐसा लग रहा था हर राजनीतिक पंडित मध्य प्रदेश की राजनीति में फेल हो गया है कि अब सरकार किसकी बनेगी। जो पहले ऐसा बहुत आसानी से लग रहा था, कुछ लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस बहुत आराम से जीत जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन रही है, कुछ को लग रहा था बीजेपी बचा ले जाएगी। आज की स्थिति में आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो ये कुछ नहीं कह पाएगा, वो कहेगा भाई इतने सब खिचड़ी पक गई है यहाँ पर कि आप भी ये सपा भी बसपा भी क्या ही कहे हम, हैं सारे समीकरण गड़बड़ हो गए। ठीक बात। तो चेतन जी भाई, आप 5 साल कितनी मेहनत कर लो, कितनी योजना दे दो, कितना पैसा बांट दो, कितनी विकास, एंड टाइम पे आके जो बागी हैं, जो निर्दलीय हैं, यही सब खेल बिगाड़ देते हैं या पूरी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं कि या तो हमको मनाइए किसी भी तरीके से, हाँ, या फिर हम अब कहना पड़ रहा है ना शाह साहब को कि भाई सपा बसपा वालों का भी ख्याल रखो। तो कहने का मतलब ये कि फिर ये क्या मतलब विकास की बात करने का और मुद्दे की बात करने का, ये पूरा दारोमदार तो प्रत्याशी पे आके टिक जाता है। चेतन जी देखिए दीपेश जी, चुनाव में अब वो दिन गए कि किसी एक इशू को लेकर के लोगों का मत बनता हो। अब चुनाव में विकास एक मुद्दा है, तो विकास के साथ में मुफ्त की योजनाएं भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें पैरेलल काम कर रही हैं और किसी एक चीज को धुरी बना करके मुझे लगता है अब चुनाव लड़ना और जीतना दोनों बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लहर तो कुछ दिख ही नहीं रही है। कुछ नहीं, कोई लहर नहीं है। चाहे हम जितना विकास कर लें, चाहे हम जितना भी सब चीजें बांट दें, अंततः आखिरी में आकर के फिर क्या होता है, जात धर्म पंथ मजहब, इस पे आकर के चुनाव टिक जाता है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है चेतन जी ये सब करने के लिए? इसके लिए इस हिंदुस्तान की राजनीति जिम्मेदार है, राजनेता जिम्मेदार हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, सब लोग जिम्मेदार हैं। और ये जो इस देश में जो जाति का कीड़ा है ये बहुत खतरनाक है। इसको लेकर के इसको सब पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं अभी भी। मैं कह रहा ये परिस्थितियां इसके लिए जवाबदार जिम्मेदार है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूं, जब हम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जब हमने पीएम घोषित किया था 2014 में, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा जैसी योजनाएं इस देश में दीमक की तरह हैं। लेकिन जब हम सरकार में आए तब हमको समझ में आया कि ये योजनाएं भी जरूरी हैं।
क्योंकि अगर ये सारी योजनाएं अगर हम बंद करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि यार हम तो सबको ये करने आए। तो भैया इस राजनीति में, इस हिंदुस्तान की राजनीति में सबको काम करना, हमको भी काम करना, तो सामाजिक समरसता का भाव भी रखना है, हमको राष्ट्रवाद के साथ भी चलना है, हमारी विचारधारा भी लेकर के चलना है, वो कहीं डेंटे नहीं होना चाहिए। और इन सब के बाद में जब चुनाव आता है तो हमारे अपने रूठ नहीं जाए, हमारे अपने कहाँ चले गए। माननीय अमित शाह जी भाई साहब ने जो कहा है कि राजनीति में बाकी पार्टियों का ध्यान रखो, तो ये तो सदैव से होता रहा, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। आज जो लोग आरएसएस के पैरेलल जो निकले हुए लोग हैं, जो लोग इस तरह का संगठन तो दल बना लिया बाकायदा, वो मैं वही आ रहा हूँ दीपेश जी। तो जिन लोगों ने दल बना करके पैरेलल हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको हमारे जो विरोध के हैं वो फंडिंग नहीं कर रहे, वो लोग भी फंडिंग कर रहे हैं। तो ये राजनीति का एक नया ट्रेंड बन गया है कि किस तरह से हम, जैसे कांग्रेस आरोप लगाती कि आप ओवैसी की पार्टी को बढ़ाते हैं, सब जगह यही हाल है। अच्छा। सब जगह यही हाल है, कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन बस ये जरूर है कि अंततोगत्वा जो लोग जनता के संपर्क में है, जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनके प्रशासन में पकड़ है, जो जनता के सुख दुख के सहभागी हैं, जनता अंततोगत्वा, फिर चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे उस पर कई केस हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे कुछ हो, कोई भी हो, ये मायने आज की राजनीति में बेमानी हो गए हैं। आज रवि जी ऐसा लगता है चेतन जी ने कोई सच बोलने की गोलियां खाई हैं तो धड़ाधड़ सच ये है। अरे आप लोग फिर वही वाली बात करते हो दीपेश जी, ये हम रोज देख रहे हैं। नहीं, ठीक बात है, ये साफ वैसे आप स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप खुद मान रहे हैं कि वाकई जातिवाद मुद्दे एक तरफ रह जाते हैं, विकास की बात धरी रह जाती है, और वो कहता है ये हमारी जाति का, इसको दो। वो कह रहा है सामान्य सीट पे ओबीसी को उतार दो, वो कह रहा है ओबीसी सीट पे इसको। हाँ जी दीपेश जी, जैसा इस देश के राजनीति का आज परिचय बन गया है, उससे कोई बच के नहीं रह सकता, और मजबूरी हो गई आप सबके लिए, वो राजनीति से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पंचनिष्ठाओं से, देश से, प्रदेश से और सामाजिक समरसता से कोई समझौता नहीं करती। ये हमारी ताकत है। हम जिन भी परिस्थितियों में रहें, हम हिंदुत्व सनातन के संस्कृति के साथ चलने वाले लोग हैं, और उससे हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। सरकार में आने के बाद विकास हमारा पहला रोड मैप है, पहला एजेंडा है। विकास के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये मतलब दिग्विजय सिंह जी ने गलत नहीं कहा था कि भाई चुनाव विकास पे नहीं, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं? वो तो उन्होंने 2003 में ही कहा था कि मैंने तो गुगली फेंक दी है, बाल छक्के पे जाएगी, और चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, विकास से नहीं जीते जाते हैं। लेकिन ये उनकी बात गलत साबित हुई। हिंदुस्तान में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी भाजपा की सरकार है, उसने अपने विकास के मुद्दे पे ही चुनाव जीता है। रवि जी, तो ये जो चेतन जी की बात है, वो मान रहे हैं कि भाई अब क्या करें, मजबूरियां हैं। जिस मुफ्त की रेवड़ी कल्चर का विरोध करते हैं पीएम मोदी, लेकिन आखिर में जाकर के उसी लाइन में शामिल होना पड़ता, और मजबूरियां पैदा की गई। भाई दूसरे राज्यों में वोटर ने इसी को देखकर वोट दिया कि कौन कितने पैसे दे रहा, तो इसमें राजनीतिक दलों की भी गलतियां नहीं है। क्या कहा जाए इसको? बिल्कुल, देखिए दीपेश जी, कुछ जो परंपराएं हैं, ये तो परंपराएं, या कुछ एक तरह से कहे कि जो भी कह रहे, जो जिस तरीके के हालात बन गए हैं भारत में। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए क्या हो रहा है। बताइए, आरक्षण को लेकर इतनी आग लगी हुई, क्या हो रहा है? 25 लोग सुसाइड कर लिए हैं। मतलब एक तरह से जो स्थिति बन गई है, मतलब एक तरह का जिन्न है। इसको अगर आप बोतल में बंद करने की कोशिश करोगे तो वही हालत राजनीतिक दलों की है। वो जातिवाद और तमाम जो चीजें, जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, जबकि आज आजाद भारत में आज तक जातिगत जनगणना नहीं। हम फिर से थोड़ा सा टॉपिक पे लौट आए, थोड़ा भटक गए, लेकिन ये है कि रवि जी, सपा बसपा के टिकट पर ज्यादा दमदार प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने भी कुछ उतारे हैं। ये क्या केवल वोट कटवा साबित होंगे, या फिर नहीं? ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटों पर हालांकि जीतते आए, सपा बसपा के भी जीते हैं, निर्दलीय भी जीते हैं, तो इस बार कोई आंकड़ा बढ़ेगा या नहीं? ये सब वोट कटवा बन के रह जाएंगे और बीजेपी या कांग्रेस को ही मेजोरिटी मिलेगी? देखिए, शुरुआती दौर में दीपेश जी बहुजन समाज पार्टी के 11 विधायक तक हुए हैं। बाद में हालांकि उसका प्रभाव कम होते गया और 2 पर सिमट गए, कभी एक आए, कभी इस तरह का चलते रहा। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में जो बागी वहां पर पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है, अगर मान लीजिए इन बागियों का अंत तक वो डटे रहते हैं मुकाबले में, तो संभवतः हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को इसका फायदा मिल जाए। अच्छा, ये जो ऑफर दिए जा रहे हैं, इन ऑफरों पर क्यों भरोसा नहीं है इन निर्दलियों को, इन बागियों को? भाई अब रंजना बघेल कह रहे हैं कि ये बात हुई, फिर वो कह रहे नहीं हुई, या वो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा, मतलब इस हद तक बातें आ गई हैं अब।
देखिए दीपेश जी, आश्वासन दरअसल जो होते हैं, चूंकि लंबा अनुभव है राजनेताओं का भी, और देखिए अब बीजेपी के शासनकाल में अंतिम साल में जाके निगम मंडलों में अध्यक्ष नियुक्त हुए। कमलनाथ सरकार में तो आखिरी दिन जो है वो हाँ, 2-4 सरकार गिर रही थी और वो इधर सरकार जा रही थी, उधर नियुक्तियां दे वो रहे थे। साइन कर रहे थे। तो इस तरह की स्थितियां होती है, तो नेता भी बखूबी समझते हैं कि 4 साल तो यूं ही निकल जाएंगे, आखिरी साल में निगम मंडल का अध्यक्ष बना भी दिया तो क्या कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अब जैसे विधान परिषद की बात कर रहे हैं, आज तक 1956 के बाद आज तक विधान परिषद इतना आसान नहीं है ना भाई, केंद्र की मंजूरी चाहिए, और आप वो प्रदेश में पास कर भी मध्य देंगे। प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां नहीं है। अब आप उसके सदस्य बनाने की बात करोगे तो वो आदमी कैसे कौन भरोसा करेगा। तो ये तमाम जो लेकिन क्या कुछ प्रलोभन है- मानते हैं कि कुछ नेताओं के साथ वाकई गलत हुआ, इसलिए वो मैदान में, जैसे हर्ष चौहान, अब पिता की इतनी बड़ी विरासत थी, उनको हाशिए पे डाल दिया गया, इसलिए उनको ऐसा लगा, या रंजना बघेल लगातार हीरालाल अलावा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी, दूसरे को टिकट दे दिया, तो वो क्या ये नाराजगी जेन्युइन मानी जाए? नहीं दीपेश जी, देखिए अपनी अपनी पार्टी की अपनी रणनीति होती है। अगर वो युवा नेतृत्व आगे लाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अगर वो उस गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं तो उसी गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे। कांग्रेस की अपनी रणनीति है, देखिए उन्होंने तो 60 टिकट बदल भी दिए दबाव के बाद। तो बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है, उसने एक भी प्रत्याशी नहीं बदला। उनकी अपनी गाइडलाइन तय है कि जीते या हारें, लेकिन हमने जिसको टिकट दे दिया वो फाइनल है। तो ये तो राजनीतिक दलों की अपनी नीति है, और वो नीति के हिसाब से अगर काम करते हैं तो वो मानकर चलना चाहिए। हो सकता है कि वो दूरदृष्टि के किसी लिहाज से जो है, रंजना बघेल 2013 में मंत्री बनी थी, कितनी फजीहत उस समय सरकार की किरकिरी हुई है वो सभी जानते हैं कि क्या उनका रवैया हुआ करता था। अब मतलब एक कहने का कि बहुत सारे, जब ममता मीणा गई हैं चांचोड़ा में पार्टी छोड़कर आपके टिकट पर, राजेश जी एक छोटा सा बहुत कमेंट की, वाकई इन नेताओं को उम्मीद है जीत की इसीलिए लड़ रहे हैं, या फिर केवल औपचारिकता धमकी है, और कहीं किस्मत से छींका टूट गया, जीत गए तो फिर तो कुछ ना कुछ बने ही जाना है, मिले ही जाना है, पार्टी में फिर शामिल, या दल छोड़कर आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो राजेश जी क्या यही सोच करके, और ये जो राजनीतिक दल है यही सोच करके निश्चिंत है कि अगर कोई जीत भी गया तो फिर हम वापस मिला लेंगे? राजेश जी राजेश जी आपको आवाज आ रही है? चलिए चेतन जी एक छोटा सा कमेंट की, क्या इसी उम्मीद में कि जैसे निर्दलीय बढ़ गए थे, 2 उधर आ गए 2 उधर चले गए, यही है क्या स्ट्रेटेजी की ठीक है कोई जीत भी गया तो हम वापस उसको ले आएंगे पार्टी में? देखिए, अगर बहुमत की स्थिति बनी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो अभी 2018 के असेंबली की परिस्थितियां थी तो उसमें तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या क्या ऐसा होता तो नहीं कि क्या तीसरे मोर्चे के पास, तीसरे दलों के पास सत्ता की चाबियों जो वो दम ठोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो कहते फिर हमें 5 से 10 सीटें मिलने वाली नहीं नहीं, देखिए ये कोई भी पार्टी, तीसरे मोर्चे की कोई भी पार्टी इस मध्य प्रदेश में इतनी प्रभावी नहीं होगी कि उसके बिना सरकार खेल बने। पिछली बार तो उनके भरोसे बनी थी भाई साहब। नहीं नहीं, आप देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारी चीजें थी। जिन संजीव सिंह कुशवाहा को पहले कांग्रेस ने लिया, फिर भाजपा ने लिया, आज फिर कहाँ जाकर के खड़े हैं। ये चलता रहेगा। तो ये यूज एंड थ्रो आप भी करते और वो भी करते हैं? नहीं नहीं, हमने थोड़ी ना उनको टिकट दिया था, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था। फिर बहुजन समाज पार्टी को कम भाई से कम आपकी पार्टी में आए थे तो टिकट तो उनको बनता था, वो कह रहे थे कि भाई उम्मीद थी टिकट मिलने की वापस। देखिए, पार्टी अपने पैरामीटर पे सब चीजों को वेरीफाई करती है। अगर पार्टी के पैरामीटर में अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता नहीं आता है तो निसंदेह उसको टिकट नहीं दिया जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं कि यानी बहुत ज्यादा आप लोड नहीं ले रहे हैं इन बागियों का। लेकिन वही बात है कि बहुत इस बार नोट हालांकि नोटा पिछली बार भी था, लेकिन कई जगह ऐसी हार जीत हुई है कि नोटा को जितने वोट मिले उससे ज्यादा, उससे कम से प्रत्याशी हार गए, जीत गए, बहुत सारी चीजें हुई हैं। खैर बड़ा दिलचस्प अब देखना है कि आप लोग किस तरीके से मना पाते हैं इन बागियों को, नहीं मानते हैं जो वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे, कितना डेंट पहुंचाएंगे, वक्त बताएगा। शुक्रिया आपका चेतन जी, वक्त निकाला। राजेश जी का शुक्रिया, और रवि जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप 2 नवंबर पर सबकी नजरें, जब भाजपा और कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है कि रूठों को मना लिया जाए और अधिकृत प्रत्याशी को बचा लिया जाए, कितना काम आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी नहीं है, अधिकृत प्रत्याशी कई बार तीसरे पोजीशन पे रहे, चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, और निर्दलीय और दूसरे दलों ने खेला किया है। तो इस बार किसकी किस्मत जोरदार है, वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।